everyone, welcome to my channel. So I have a good news for you. Let me tell you that my channel Dia Educates is now collaborated with Infinity Learn. So now the content is going to be more and more amazing, and it will, I hope, will bring more good results. So today I'm going to take up a topic obviously from class 10th science, and it is from chapter transportation circulatory system. अब आपको पता है हमें एक जगह से जाने के लिए दूसरी जगह पे हम उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज मूवमेंट बेसिकली. अब उस मूवमेंट के लिए आपको एक जगह से जब दूसरी जगह जाना है तो आप कुछ ट्रांसपोर्टिंग मीडियम का यूज़ करते हो, राइट. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वॉन्ट टू ट्रैवल अब्रॉड, तो मैं अब्रॉड कैसे जाऊंगी? ऑब्वियसली थ्रू एन एरोप्लेन. तो एरोप्लेन जो है वो मेरा एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है जो मुझे इंडिया से अब्रॉड ले जाएगा. सेम वे हम स्कूटर्स, कार, शॉर्ट या लार्जर डिस्टेंसेस के लिए यूज़ करते हैं. अब सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बॉडी में जो चीज़ जहाँ बन रही है वहीं पे उसका यूटिलाइजेशन हो. लेट्स से अगर कोई चीज़ बॉडी में यहाँ बन रही है और उसका यूटिलाइजेशन यहाँ हो रहा है, तो उसको हमें यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट तो करना पड़ेगा ना. सो दैट इज़ वाई ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बॉडी में भी होता है, एनिमल बॉडी में भी होता है. और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अब हमारे अंदर तो व्हीकल्स नहीं होते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारी बॉडी में होता है सर्कुलेटरी सिस्टम. तो आज के इस टॉपिक के अंदर हमारा मेन जो कंसर्न रहेगा वो कंपोजिशन ऑफ ब्लड से रहेगा, और उसके अंदर हम कवर करेंगे प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड इट्स टाइप, एंड ऑफ कोर्स platelets. So what we are waiting for, let's quickly get started and learn about it. अब आपने देखा होगा कि जब हम लोग कोई शार्प चीज़ों के साथ काम कर रहे होते हैं, या बचपन में जब हम खेलते थे, तो ऐसा पक्का हुआ होगा कि आपकी कोई फिंगर प्रिक हो गई होगी, या सिर्फ फिंगर नहीं, कई बार खेलते हुए जब हम भागते हैं, गिर जाते हैं, तो हमारे नी पे भी चोट लग जाती है, या कहीं पे भी आपकी बॉडी में चोट लगती है और आपका स्किन रप्चर हो जाता है थोड़ा डीप, तो आपने देखा होगा कि एक रेड फ्लूइड है जो ऊज आउट होता है, right? There's a red fluid which oozes out when our skin gets punctured. Yes, you are right. This red fluid is none other than blood. And यही हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है. तो ब्लड के अंदर क्या है, क्या चीज़ें प्रेजेंट है, उनके क्या क्या फंक्शंस है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंपोजिशन ऑफ ब्लड. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवाना पड़ेगा उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग. तो उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर है सर्कुलेटरी सिस्टम. एक सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, हमारी बॉडी में दो सर्कुलेटरी सिस्टम है. वन इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड अदर इज लिम्फेटिक सिस्टम, राइट? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम. अब इनके अंदर चाहे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है चाहे लिम्फेटिक सिस्टम है, इनके अंदर प्रेजेंट होता है सर्कुलेटिंग फ्लूइड. क्या होता है? सर्कुलेटिंग फ्लूइड, जो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है. अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में वो फ्लूइड है ब्लड, जो चीज़ों को अपने अंदर घोल लेता है, कैरी कर लेता है, और फिर वो ट्रांसपोर्ट करता है. और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर वो फ्लूइड है लिम्फ, येलो कलर्ड फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ, विच डिजॉल्व द थिंग्स इन इट एंड ट्रांसपोर्ट. और आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन गैसेस का भी होता है, हार्मोन्स का भी होता है, न्यूट्रिएंट्स का भी होता है. मतलब जो भी चीज़ आपकी बॉडी के अंदर बन रही है वो सबका ट्रांसपोर्टेशन होता ही है. तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का सर्कुलेटिंग फ्लूइड ब्लड के बारे में. अब ब्लड जो है, अभी तक आपको पता है कि ब्लड एक रेड कलर का फ्लूइड है ना. और कब ऊज आउट होता है? जब आपकी स्किन कभी भी डीप पंचर होती है. अब वो ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचता कैसे है? क्योंकि उसको हेड में भी जाना है, उसको आर्म में भी जाना है, इवन इस फिंगर टिप तक भी आना है, उसको लेग तक भी जाना है, उसको आपके फीट के थंब तक भी जाना है. तो मतलब आप हर जगह उसको जाना है. तो ऑब्वियसली इट इज पंप्ड बाय अ मस्कुलर वॉल्ड पंपिंग ऑर्गन कॉल्ड एज हार्ट. इट इज पंप्ड बाय अ मस्कुलर वॉल्ड पंपिंग ऑर्गन हार्ट. अब अकेला हार्ट सिर्फ पंप कर देगा ब्लड को तो वो नहीं फैल पाएगा पूरी बॉडी के अंदर. सो देयर आर ब्लड वेसल्स विच कैरी इट टू ऑल पार्ट्स.
ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये हार्ट हो गया आपके पास, और हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को। ठीक है, देखो ब्लड ऊपर भी जा रहा है, हेड में, साइड में भी जा रहा है, लोअर पार्ट में भी जा रहा है, हर जगह जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ब्लड फ्लो हो रहा है, देखो उसके कलर में डिफरेंस है। एक मैंने रेड ब्लड शो किया आपको और एक मैंने ब्लू ब्लड शो किया आपको। तो रेड ब्लड यहाँ पे डिनोट कर रहा है प्योर ब्लड, या फिर आप कह सकते हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? जिसके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट कम होता है। एंड सेम वे ये जो ब्लू है, दिस इज इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसको आप क्या बुलाओगे? इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट कम है, तभी तो ये इम्प्योर है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट क्या है? ज़्यादा है। I hope that's right. Fine with you. So red fluid pumped by heart, blood vessels, circulating fluid, blood, oxygenated, deoxygenated. So let me tell you, आपका heart, आपका blood vessels और सर्कुलेटिंग फ्लूइड ब्लड, ये तीनों मिलकर बनाते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो चलिए हम जानते हैं कि जो ब्लड है, जो रेड कलर फ्लूइड ऊज आउट होता है, उसके अंदर एक्चुअली होता क्या है। तो ब्लड जो ऊज आउट होता है उसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो प्लाज्मा और एक ब्लड सेल्स। डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट नर्वस, मैं इसको अभी सिंप्लीफाई कर दूंगी और आपको सब समझ आ जाएगा। और ब्लड सेल्स हमारे कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और डब्ल्यूबीसी का ये आगे फर्दर डिवीजन है एज बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ईसनोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। सो लेट्स बिगिन विद प्लाज्मा फर्स्ट। अब प्लाज्मा दिखता कैसे है? देखिए, अब जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, दिस येलो कलर्ड फ्लूइड इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। दिस येलो कलर्ड फ्लूइड विच यू कैन सी इज प्लाज्मा। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। अब ये बना किस चीज से है? 90% तो इसके अंदर वाटर ही है। 90% इट हैज वाटर इन इट, और 10% इसके अंदर क्या है? इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मतलब जो भी चीज़ें ब्लड को ट्रांसपोर्ट करनी है, हॉर्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सब इसी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो लेट्स से अगर मैं कहूँ कि ये प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा के अंदर ये सब चीज़ें हैं। इवन प्लाज्मा के अंदर ब्लड सेल्स भी इसी के अंदर है। अब क्योंकि इसके अंदर वाटर, ये सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, दैट इज द रीजन इट एक्ट एज अ न्यूट्रिटिव मीडियम। इट एक्ट एज अ न्यूट्रिटिव मीडियम फॉर ब्लड सेल्स। मतलब अगर प्लाज्मा नहीं होगा तो ये जो ब्लड सेल्स है ये भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके सरवाइव करने के लिए इनका जो रिक्वायरमेंट है दैट इज फुलफिल्ड बाय प्लाज्मा। सो प्लाज्मा एक्ट एज अ न्यूट्रिटिव मीडियम। तो अगर कोई आपसे पूछता है प्लाज्मा के बारे में तो आप बता सकते हो येलो कलर्ड फ्लूइड, 90% वाटर, 10% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक nutrients, gases, hormones, etc. Whatever is transported by blood is there in it. And that is the reason it acts as a nutritive medium. Means it provides nutrition to the blood cells present in it. अब ब्लड सेल्स, जैसे कि मैंने बताया, हमारे पास मेन 3 तरह के ब्लड सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और ये कहाँ होते हैं? अगर ये आपके पास प्लाज्मा है तो इसके अंदर ही ये सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, और इस प्लाज्मा के बिना ये सेल्स सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं हम, रेड ब्लड सेल्स। अब देखो, नाम से ही, नाम पढ़ते ही काफ़ी चीज़ें आपको पता लग जाती है। रेड ब्लड सेल्स, नाम से ही पता लग रहा है कि इट इज़ रेड इन कलर। अब अगर आप ध्यान से सोचो कि जो लिक्विड ऊज आउट होता है आपके जहाँ से भी स्किन पंचर हो जाती है, उसका कलर, ब्लड का कलर ही रेड है, तो आप सोचो कितने सारे आरबीसीज होंगे कि उन्होंने कलर ही ब्लड को रेड दे दिया। सो दे आर न्यूमरस इन नंबर, बहुत सारे हैं। मतलब सारे ब्लड सेल्स में से सबसे ज़्यादा नंबर आरबीसी का है। एंड इट यू विल बी एक्साइटेड टू नो कि ये जो आरबीसी है ये आपकी बॉडी का सबसे छोटा सेल है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। अब एक और चीज़, की रेड क्यों है? अब सेल तो और भी हैं बॉडी में, बट वो कोई पर्पल, येलो तो है नहीं। सो वाई आरबीसी इज रेड? लेट मी टेल यू, आरबीसी इज रेड क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है और उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन।
वो इसको कलर देता है, राइट? जैसे ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, वो प्लांट को ग्रीन बनाता है। सेम वे यहाँ पे आरबीसीज के अंदर रेड कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो सेल को रेड कलर दे रहा है, ओके? और ये जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है ये किससे बना होता है? इसको सरप्राइज रहने दो, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो आरबीसीज का शेप की बात कर लेते हैं। आरबीसीज इस तरीके से होते हैं, दे आर डिस्क लाइक। अब किसी भी सेल के अंदर क्या चीज़ होता है? सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, राइट? लेकिन ये एक ऐसा सेल है कि इसके अंदर, और न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस भी होता है, हाउ कैन आई मिस दैट? तो आरबीसी एक सेल, ऐसा सेल है जिसके अंदर ना तो न्यूक्लियस है। अब अगर न्यूक्लियस ही नहीं है तो एक सेल दूसरा सेल कैसे बनाएगा? इसका मतलब आरबीसी का सेल अपने में से एक और सेल नहीं बना सकता, सेल डिवीजन नहीं हो पाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए पावर हाउस ऑफ सेल, वो भी नहीं है इसके पास। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं है, मीन स्केलेटल फ्रेमवर्क भी नहीं है। तो है क्या इसके पास? सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट हीमोग्लोबिन। सो इसीलिए इस सेल को हम इनकम्प्लीट सेल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इनकम्प्लीट सेल, क्योंकि इसके अंदर ये चीज़ें लैक करती है। अब हीमोग्लोबिन की हम बात कर रहे थे। आरबीसीज के अंदर आरबीसी रेड इस करके हैं क्योंकि उनके अंदर रेड कलर का पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अब हीमोग्लोबिन किससे बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ आयरन। जैसे क्लोरोफिल मैग्नीशियम से बना होता है, आई होप आप सबको पता है। ऐसे हीमोग्लोबिन आयरन एलिमेंट से बना होता है। सी एलिमेंट्स आर सो इम्पॉर्टेंट, सो एज केमिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट। तो हीमोग्लोबिन किससे बना होता है? आयरन से बना होता है। और हीमोग्लोबिन होता क्यों है या इसका काम क्या है? इसका काम है गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना। अब आपको पता है हम सब इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हमने इनहेल कर ली ऑक्सीजन, वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ गई, बट रेस्पिरेटरी ट्रैक से वो हर बॉडी सेल में कौन लेकर जाता है उसको? इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। अब ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? उन गैसेस के साथ बाइंड कर लेता है और बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है, लाइक ऑक्सी हीमोग्लोबिन, लाइक कार्बिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है? और इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होती है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, तो यू शुड बी क्विक विद द आंसर, गैसेस ट्रांसपोर्टेशन। हाउ? बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स, like it forms oxyhemoglobin when it combines with oxygen, carbinohemoglobin when it combines with carbon dioxide. And if in case we inhale carbon monoxide, then it forms complex with it also, carboxyhemoglobin, which is a defective complex, जिसके कारण आपको सफोकेशन होती है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, एंड इवन यू नो दैट गैस कैन बी फेटल टू यू, इट कैन लीड टू योर डेथ, ओके? एक हीमोग्लोबिन के अंदर ना बचे 4 आयरन प्रेजेंट होते हैं। अब अगर एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 आयरन होते हैं तो आप सोच रहे होगे कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट कर सकता है? सो इट कैन ट्रांसपोर्ट 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्योंकि एक आयरन एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है। तो एक हीमोग्लोबिन, 4 आयरन, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ओके? नाउ वेयर आर आरबीसीज फॉर्म्ड? आरबीसी बनते कहाँ हैं? सो लेट मी टेल यू, इन्फैंट्स, बहुत छोटे बच्चे जिनकी बोन्स डेवलप ही नहीं होती है, बहुत छोटे से बच्चे होते हैं, क्यूट से बच्चे होते हैं, उनके अंदर आरबीसीज बनते हैं स्प्लीन में। स्प्लीन इज अ पार्ट, यू कैन सी दैट जस्ट नियर टू लिवर, इसके अंदर बनते हैं। और अडल्ट्स के अंदर ये कहाँ बनते हैं? बोन्स में, क्योंकि बोन्स आर डेवलप्ड इन अडल्ट्स। और बोन्स के अंदर कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में, मीन्स इन द कैविटी ऑफ द बोन्स, ओके? अब जो सेल्स इनको बना रहे हैं उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? स्टेम सेल्स। देखो नॉर्मली कभी भी जब कोई सेल बनता है तो पहले सेल बड़ा होता है साइज में, ठीक है? फिर उसके अंदर सब मटेरियल रेप्लिकेट होता है, फिर वो डिवाइड होता है। जब उससे नए सेल्स बनते हैं, फिर वो नए सेल्स क्या काम करेंगे उस अकॉर्डिंग उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, मतलब उनका डिफ्रेंसिएशन होता है, सेल डिफ्रेंसिएशन एज पर डिवीजन ऑफ लेबर, कि वो क्या काम करने वाले हैं। तो यहाँ जब स्टेम सेल्स बन गए तो उनके अंदर स्टेम सेल से ही आपके पास आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बन रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उन्होंने क्या काम करना है उस अकॉर्डिंग उनके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रहे हैं। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स दे आर फॉर्म फ्रॉम कॉमन स्टेम सेल्स। तो आरबीसी बोन मैरो में बनते हैं अडल्ट्स में,
इन्फेंट्स में बनते हैं स्प्लीन में, और कितने दिन जी सकते हैं। जैसे हमारा लाइफ स्पैन तो फिक्स नहीं होता है ना, लेकिन सेल्स का जो लाइफ स्पैन है वो ऑलमोस्ट हमें पता भी है, और थोड़ा फिक्स रेंज ही होता है, अप्रॉक्सीमेट फिक्स ही होता है। तो आरबीसी का लाइफ स्पैन है 120 डेज। और आरबीसी को आप एक और नाम से बुला सकते हो, दे कैन बी कॉल्ड एज अरिथ्रोसाइट्स। दे कैन बी कॉल्ड एज अरिथ्रोसाइट। साइट का मतलब होता है सेल, अरिथ्रो इज अ स्पेशल नेम, सो इट बिकम्स अरिथ्रोसाइट्स। ओके, तो आरबीसी हमने खत्म कर लिया है। लेट्स टॉक अबाउट अनदर सेल, बट बिफोर गोइंग अहेड आई वांट यू टू आंसर दिस। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ इन्फेक्शन हो जाती है, आपको कफ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, या कुछ और इन्फेक्शन भी हो जाती है, राइट। अब लेट्स से अगर मैं आपसे कहूँ कि ये दो बच्चे हैं, ठीक है, वन अ बॉय और एंड अ गर्ल, दे हैव अ कॉमन फ्रेंड, लेट्स से दिस इज देयर कॉमन फ्रेंड। तो ये इसके साथ बैठे थे, और जो ये कॉमन फ्रेंड था ये उस दिन बीमार था, लेट्स से उसको कोल्ड था, उसको बहुत स्नीजिंग हो रही थी। अब वो स्नीज कर रहा था और ये तीनों आपस में गप्पे मार रहे थे, बातें कर रहे थे। तो क्या हुआ, जब ये चले गए मिलकर अपने अपने घर चले गए, तो अगले दिन लेट्स से ये गर्ल भी बीमार हो गई, इसको भी कोल्ड हो गया, लेकिन ये बॉय बिल्कुल फिट था, इसको कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? बैठे तो दोनों ही थे, लेकिन बीमार सिर्फ लड़की हुई। द रीज़न बीइंग, क्योंकि देखो पहले तो बीमार हुए क्यों? बीमार तभी होते हैं, या इन्फेक्शन एक से दूसरे को स्प्रेड तभी होती है अगर वो कम्युनिकेबल डिसऑर्डर है, तभी वो जर्म है जो दूसरे के अंदर पास हो सकता है, ओके। अब जब उसने स्नीज किया, उसी एयर को आपने भी इनहेल किया, तो वो जर्म कैरिंग एयर आपके अंदर भी गई। लेकिन इस बॉय के अंदर इम्यूनिटी अच्छा था, मतलब टेंडेंसी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज अच्छा था, तो इसको डिजीज नहीं हुई, मतलब इसको कोल्ड इन्फेक्शन नहीं हुआ। लेकिन गर्ल का इम्यूनिटी सिस्टम लेट्स से वीक था, इसका इम्यूनिटी क्या था, लेस था, तभी इसको कोल्ड हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब कोई तो आपकी बॉडी के अंदर सेल्स होते होंगे ना जो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं। यस, यू आर राइट, हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी क्रिएट करने वाले सेल्स हैं WBCs, और वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो WBCs आपकी बॉडी को, अब आपकी बॉडी में इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं आपको जर्म से। सो WBC इस तरीके से दिखते हैं, दिस इज हाउ WBCs लुक लाइक। अब थोड़ा सा इसके नाम से ही क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको लिख लेते हैं। वाइट ब्लड सेल्स मीन्स कलर क्या है यहाँ पे, वाइट। अब वाइट कलर है तो ऑब्वियसली कुछ कलर्ड पिगमेंट नहीं है इसके अंदर, तो हम लिख सकते हैं नो कलर्ड पिगमेंट, दैट इज वाई इट इज वाइट इन कलर। अब ये आरबीसी की तरह इनकम्प्लीट सेल नहीं है, ये एक कंप्लीट सेल है, इसके अंदर सब चीज़ें प्रेजेंट है, सब ऑर्गेनल्स हैं, सब न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, सब कुछ इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो WBCs है, इनकी खास बात है कि इनका शेप क्या है, इरेगुलर। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी बॉडी का सेल बताओ जो अपना शेप बदल सकता है, सो इट इज़ नन अदर देन WBC। और ये जो इनकी शेप के अंदर शेप चेंज करने का जो टेंडेंसी है, वो बहुत जगह पे यूज़ होता है, जिसको आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, राइट। दे डू नॉट हैव एनी पिगमेंट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इनका लाइफ स्पैन कितना है? जैसे आरबीसीज का लाइफ स्पैन कितना था, 120 डेज, बट इनका लाइफ स्पैन है वीक्स के अंदर, जस्ट 2 to 4 वीक्स। नाउ इनके टाइप्स देख लेते हैं। तो WBCs जो कि कंप्लीट सेल है, जिनका इरेगुलर शेप है, जो वाइट है कलर में, जिनमें कोई पिगमेंट नहीं है, उनके लेकिन टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं। इनके टाइप्स हैं मोनोसाइट, इज़नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल एंड लिम्फोसाइट्स। So these are 5 types of WBC. I repeat: monocyte, eosinophil, basophil, neutrophil and lymphocyte. So these are, the types. So it includes one more. I'll write here: lymphocytes. So let's study about them. तो सबसे पहले बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, इनका क्या फंक्शन होता है और ये कैसे दिखते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो इनमें हमने देखा कि सबसे पहले अगर हम इनके साइज की बात करें, तो जो बेसोफिल है उसका डायामीटर है 10 to 14 माइक्रोमीटर्स, और इसका इस्नोफिल्स का 12 to 17,
और न्यूट्रोफिल्स का 8.86 माइक्रोमीटर्स, दिस इज द डायमीटर. अब लाइफ स्पैन 60 to 70 आवर्स, जस्ट 60 to 70 बेसोफिल्स का, 8 to 12 आवर्स ईजनोफिल्स एंड 5 to 90 आवर्स इज न्यूट्रोफिल्स. तो ऑलमोस्ट इसमें से सबसे ज़्यादा आपको जो लाइफ स्पैन दिख रहा है वो न्यूट्रोफिल्स का दिख रहा है. न्यूक्लियस, बेसोफिल्स का न्यूक्लियस मल्टी लोब्ड है. आप देखो यहाँ पे आपको 2 लोब्स दिख रहे हैं न्यूक्लियस के. जो ईजनोफिल्स है उसका जो न्यूक्लियस है वो बीन शेप्ड है. और न्यूट्रोफिल्स 2 या फिर बाइलोब्ड न्यूक्लियस आपको देखने को मिलता है. अब इनके फंक्शंस क्या है? आप इनके फंक्शंस हैं, बेसोफिल्स हेल्प टू डायग्नोज ऑटो इम्यून डिजीज या ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स. और ईजनोफिल्स आपको हेल्प करता है कि आप एलर्जीज से फाइट कर सको. और न्यूट्रोफिल्स आपका इम्यून रिस्पॉन्स बनाता है. अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में घुस गया तो ये आपका एक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है ताकि वो जो फॉरेन पार्टिकल घुसा है वो आपको किसी तरीके का नुकसान ना करे. सो लेट्स टॉक अबाउट दीज, बट बिफोर वी कैन राइट देम एज eosinophils, special cells inside the immune system जिनका काम है inflammatory and anti-parasitic responses. Neutrophils, they help to heal damaged tissues. जहाँ पे भी आपका पंचर हो जाता है या कुछ बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस के लिए फाइट भी करता है और हील अप भी करता है. बेसोफिल्स आपका इम्यून रिस्पॉन्स टू द पैरासिटिक इन्फेक्शंस एंड एडिशन ये ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है. अब ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है बेसिकली, इसमें एक और वीडियो हमने डाला है ब्लड क्लॉटिंग का, तो आप डिटेल में तो वहाँ पढ़ सकते हो. बट अभी के लिए मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ, जैसे आपका कहीं से पंचर हो गया, ब्लड निकल रहा है, तो वो ब्लड हर टाइम तो नहीं निकलता रहता ना. कुछ टाइम के बाद उसका फ्लो बंद हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है वहाँ से निकलना. दैट इज़ ब्लड क्लॉटिंग. मीन्स जो लिक्विड ब्लड निकल रहा है दैट ट्रांसफॉर्म इनटू अ जेली लाइक स्टेट व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एयर. दैट इज कॉल्ड एज ब्लड क्लॉटिंग. अब वो कैसे होता है, किस तरीके से, कहाँ होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए, दैट वील डिस्कस इन द ब्लड क्लॉटिंग टॉपिक. Okay, now talking about lymphocytes. Lymphocytes is again another type of WBCs, right? They are further divided into two cells, B cells and T cells. Let's check the difference between the two. तो B cells और T cells में क्या difference है? B cells जो है वो bone marrow में ही mature हो जाते हैं. जो T cells है वो bone marrow में बनते हैं, लेकिन उनका जो maturation होता है वो thymus में होता है. Thymus is a gland in a body. बी सेल्स को आप बी लिम्फोसाइट्स और टी को टी लिम्फोसाइट्स भी कह सकते हो. इनका ये होते कहाँ है, जो आपके बी सेल्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये लिम्फोसाइट्स हैं तो ये आपका सर्कुलेटरी फ्लूइड लिम्फ के साथ इनका कंसर्न है, राइट? मतलब लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है. तो इनका जो पोजीशन होता है दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द लिम्फ नोड्स, और जो टी सेल्स हैं वो लिम्फ नोड्स के अंदर होते हैं. और लाइफ स्पैन शॉर्टर रहता है और इसका बी सेल्स के कंपैरेटिवली बड़ा लाइफ स्पैन होता है, right? So they are part of lymphatic circulatory system. Last but not the least about WBC, तो जो मोनोसाइट्स आपके पास एक लास्ट टाइप ऑफ WBCs हैं, दे आर अराउंड 2 to 8% ऑफ द WBC एंड इनका काम है क्रॉनिक इन्फेक्शंस के साथ फाइट करना. दे फाइट विथ क्रॉनिक इन्फेक्शंस. अब देखो जितने भी WBCs हैं, जो भी टाइप्स हैं, उनका एक कॉमन नाम हम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स. जैसे आप WBC को RBC को एरिथ्रोसाइट्स कहते थे, वैसे इनको हम क्या बुलाते हैं, ल्यूकोसाइट्स. एंड दे एक्ट एज अ सोल्जर्स ऑफ अ बॉडी. अब जैसे सोल्जर्स क्या करते हैं, आपकी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट? ऐसे ही हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं WBCs. अब ये कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, या तो ये इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट को खा जाते हैं, दे इनगल्फ द इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट, या फिर ये उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बनाते हैं हमारी बॉडी में जो उन इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट के साथ फाइट करती है और उनको हार्मलेस करती है. सो इन बोथ वेज दे प्रोवाइड इम्यूनिटी टू अ बॉडी. इन बोथ वेज दे प्रोवाइड इम्यूनिटी टू अ बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस. Okay, so before we go ahead with the third type of blood cell, tell me this, which blood cell can stop the blood flow from an injury? अब कहीं पे भी इंजरी हो रही है, इंजरी हुई है, आपका ब्लड बह रहा है, तो कुछ देर के बाद ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है. क्या हो जाती है? ब्लड क्लॉटिंग. अब कौन सा सेल है जो ये ब्लड क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है? सो लेट मी टेल यू, जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए सेल हेल्प करता है दैट इज प्लेटलेट्स. और यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है.
तो प्लेटलेट्स जो होते हैं वो टाइनी फ्रैगमेंट्स होते हैं, इस तरीके से, दे आर जस्ट टाइनी फ्रैगमेंट्स। और इनके अंदर न्यूक्लियस हो भी सकता है और न्यूक्लियस नहीं भी हो सकता। इनका लाइफ स्पैन होता है 60 to 120 डेज, मतलब 2 से 4 महीने। देखो आरबीसी का आपने पढ़ा था लगभग 4 मंथ्स, डब्ल्यूबीसी का सबसे कम लाइफ स्पैन था, वीक्स में था, और इनका है 60 to 120 डेज। अब इनकी खास बात क्या है कि ये कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं, और वो प्रोटीन्स ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करती है। और ब्लड क्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा, अगर आपका ब्लड कहीं से स्किन पंचर हो गई है या कुछ भी आपको इंजरी हो गई है, ब्लड वहाँ से बह रहा है, अगर वो ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो जाएगा, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए ब्लड क्लॉटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ से भी इंजरी से, जिस साइड से ब्लड निकल रहा है, उसको क्लॉट करना बहुत ज़रूरी है। और ये बॉडी का एक सेल्फ मैकेनिज्म है क्लॉट करने का। तो ये एक सर्टेन प्रोटीन्स बनाते हैं, और वो कौन सी प्रोटीन्स है दैट यू विल गेट इन ब्लड क्लॉटिंग। तो इसके लिए आपको एक वीडियो हमारा ब्लड क्लॉटिंग का भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उस पर हमने पूरा ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया है। सो इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। And one thing more, like RBCs are called erythrocytes, WBC leukocytes, they are called thrombocytes. So do not get confused with their names. Erythrocytes, leukocytes and thrombocytes. So with this, we have come to an end of this explanation about composition of blood. I hope आपको समझ आ गया होगा सब जो भी मैंने समझाया. So I want you to share this video with your friends also. So if you like it, hit the like button, share the video with your friends. More and more sharing is caring, okay? And you can share it more and more. And if you haven't subscribed to my channel, then just subscribe it right now. So thank you, take care, bye bye. Have a nice day. We'll meet in the another video with some interesting topic.